हमारे जो मार्कोस है उनकी कितनी पावर, कितनी कैपेबिलिटी है? हर चीज में ओवर पावर हो रही है, हर चीज। ओवर पावर नहीं है, एसेंस लेवल है, स्ट्रेंथन है, अमेरिकन सील से भी ज्यादा ताकतवर है। सर्वाइवल ट्रेनिंग होती कैसी है? तो फिर आपको जंगल में छोड़ा जाता है, बार बार आपके ऊपर अटैक भी करवाए जाते हैं, एम्बूस भी लगाए जाते हैं। भारत का युद्ध होता है तो भारत किस स्टेज पर है? हम उतने कैपेबल नहीं है। क्या हम चाइना से लड़ सकते हैं? मुझे नहीं लगता। 3 कंट्री तो ऑटोमेटिकली आपके खिलाफ खड़ी हो जाएंगी नहीं। उस दिन न्यूज़ छपी थी टीवी के ऊपर कि एक कमांडो शहीद, वो कमांडो शहीद की जो न्यूज़ थी वो मेरी थी। पहली गोली तो मुझे हेडशॉट लगी थी, स्टार्टिंग में लग गई थी पहली गोली। तो 4 गोलियां और लगी जिनमें एक चेस्ट के आर पार निकली, पूरा फेफड़ा पूरा फट गया। तो मैं समझ गया कि 2 टेररिस्ट हैं, लेकिन 4 टेररिस्ट वहीं पे थे। मेरी टीम ने सोचा कि तेवतिया तो शहीद हो गया, तो उन्होंने अंदर टीयर गैस डाल दी। तो मैंने हैंड ग्रेनेड भी फेंका, वो हैंड ग्रेनेड ही नहीं फटा। तो फिर मैंने एक ही निर्णय लिया कि अब तो जब मरना तय है तो फिर मैं खड़े उतर दूंगा। मास्टरमाइंड क्यों था 26/11? इंटेलिजेंस रिपोर्ट तो आ चुकी थी इस तरह का अटैक होने वाला है, टेबल पर रखी रह गई। ये जो अवर राणा है, ये क्यों ऐसा कह रहे हैं कि मैं अपना केस खुद लड़ूंगा? जब इतनी सारी चीज प्लान कर सकता है तो उसके लिए 4 किताबें पढ़ना कितनी बड़ी बात समझ रहे हो आप? वो कसाव नहीं है। दोस्तों, भी कुछ समय पहले मुझे टेड टॉक के लिए इनवाइट किया गया। उस 8 मिनट की स्पीच में मुझे अपनी जर्नी के बारे में बताना था, जिसमें मैंने श्री राजीव दीक्षित जी के बारे में पहली बार बताया। आपके साथ भी शेयर करता हूँ, बहुत क्लोज है मेरे दिल के। राजीव दीक्षित जी मेरी लाइफ में एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन के स्रोत रहे हैं। उनसे मैंने ये चीज़ सीखी कि जब तक हम अपने देश के इतिहास के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक हम कभी भी अपने देश पर गर्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैंने सोचा था कि मैं अपने चैनल पर ऐसे लोगों को होस्ट करना चाहता हूँ जो रियल सुपरस्टार्स हैं, जो रियल हीरोज हैं, आउट ऑफ द स्क्रीन्स। इट्स माई एब्सोल्यूट ऑनर टू वेलकम अशोक चक्र अवॉर्डी प्रवीण तेवतिया जी। 26/11 का वो दिन जब भारत पर हमला होता है, ताज होटल के अंदर प्रवीण तेवतिया जी ने 4 गोलियां टेररिस्ट से खाई, फिर भी बहादुरी से लड़े। आज हम उस दास्तां को तो जानेंगे ही, पर एज पर द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, 26/11 का जो मास्टरमाइंड था, जिसने सारी प्लानिंग करी थी, उसका नाम था तोहावर राणा। वो अमेरिका में था। रिसेंटली 2025 में तोहावर राणा को अमेरिका से भारत लाया गया। हम प्रवीण जी से जानेंगे किस तरह से इस प्रोसेस को अंजाम दिया जाता है। हमने जाना अबाउट मरीन कमांडोज, जिनको मार्कोस भी कहा जाता है, कितने पावरफुल होते हैं, किस तरह से वो फेयरलेसली बहुत से ऑपरेशंस करते हैं। इस पूरे एपिसोड में जो मेरा फेवरेट सेगमेंट है, दैट इज अबाउट लॉर्ड कृष्णाज लॉस्ट सिटी। प्रवीण तेवतिया जी एक डीप सी डाइवर भी हैं। वो पहले व्यक्ति बने जिन्होंने कृष्ण जी की द्वारकाधीश को समुद्र के अंदर ढूंढा, उसके एविडेंसेस दिए। हम उस पूरी कहानी को भी जानेंगे। आज का एपिसोड सिर्फ 26/11 या मैं रिपब्लिक डे स्पेशल नहीं बोलूँगा। इस एपिसोड को मैं ये आपके साथ रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी पूरी फैमिली के साथ देखिएगा। जब तक ऐसी वीर गाथाएं हम अपने देश के सामने नहीं लाएंगे, फॉरगेट अबाउट बिकमिंग अ सुपर पावर, हमारे लोग अपने देश से ही बाहर जाते रहेंगे। इसीलिए ये एपिसोड बहुत ज़रूरी है। उसी कोशिश के साथ मैं ये एपिसोड आपके सामने रखता हूँ। बहुत मेहनत करते हैं ऐसे एपिसोड लाने के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 7-8 महीने लगे ऐसा कुछ कंटेंट बनाने के लिए। सुपर रॉक सिर्फ एक पॉडकास्ट चैनल नहीं, पिछले 8 सालों से 200 से ज़्यादा अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन अपने एनजीओ द्वारा दे रहे हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऐसा नॉलेजेबल और पेट्रियोटिक कंटेंट ही नहीं ले रहे, बल्कि अपने देश को आगे बढ़ने के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंजॉय द शो। जय हिंद। मार्कोस की बात करूं हमारे, क्योंकि आपका बहुत सॉलिड एक्सपीरियंस है। अगर वॉर फ्रंट पे हम हैंड टू हैंड कराएं, हमारे जो मार्कोस हैं उनकी कितनी पावर, कितनी कैपेबिलिटी है? पहली बात तो जब भी वॉर होंगे वो हैंड टू हैंड होते ही नहीं है। फिर हैंड टू हैंड कभी वॉर नहीं होगा, सब वेपन के साथ में ही होगा। और मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है कि वेपन्स एम्युनिशंस खत्म हो गए हैं और अब 2 लोग सामने खड़े हैं, सामने मानिए कि एक सामने एक नेवी सील्स का बंदा खड़ा है यूएस का, और हमारा एक मार्को खड़ा है, क्या होगा? तो उसमें मार्कोस जीतेगा, ऑब्वियस सी बात है। कैसे? क्योंकि उसकी इजीलिटी बहुत ज़्यादा है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, स्टेबिलिटी, 4 चीज़ें मैं जो बहुत बेहतरीन तरीके से जानता हूँ, वो अमेरिकन सोल्जर नहीं जानते, या यूएस नेवी सील का बंदा वो सब चीज़ें नहीं जानता।
मेरी फ्लेक्सिबिलिटी उससे कई गुना अच्छी है, मेरी मोबिलिटी उससे कई गुना अच्छी है, मेरी इजीलिटी वो कमाल की है। मैं मार्कोस की बात कर रहा हूँ, मैं रिप्रेजेंटेटिव मार्कोस की तरफ से बोल रहा हूँ कि इजीलिटी हो, स्टेबिलिटी हो, तो मेरी कहीं ज़्यादा है उससे। मैं किसी भी सिचुएशन में सर्वाइव कर सकता हूँ, वो किसी भी सिचुएशन में सर्वाइव नहीं कर सकते, वो थक जाएगा। वो स्पून फीडेड है सारे के सारे। हम इस मिट्टी पर पले बड़े हैं, हर सिचुएशन देखी है, हर तरह के हम वेदर कंडीशन से निकलते हैं। प्लस जो हैंड टू हैंड है, हैंड टू हैंड भी सबको सिखाया जाता है अच्छी तरह से। तो हैंड टू हैंड में मार्कोस जो रहेगा उनके ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगा। मैं सर पहले तो थोड़ा सा, क्योंकि बहुत इंटरेस्ट है, मैं भगवान श्री कृष्ण का बड़ा ही सबके फेवरेट होते हैं, तो थोड़ा सा द्वारकाधीश के बारे में जानना चाहता हूँ, जो शायद आज तक लोग सपने में देखते थे, वो आपने रियलिटी में करके दिखाया। तो आपने कैसे डिस्कवर किया? अगर थोड़ी सी हम उसके ऊपर ब्रीफ बात करें। एक्चुअली क्या था कि मुंबई में मैं था उस समय पर, तो ASI जो है हमारी, उनको कुछ गोताखोरों की ज़रूरत थी। तो उन्होंने दिल्ली में उन्होंने रिक्वेस्ट की नेवी से, तो नेवी ने मुंबई भेज दिया। तो वहाँ से मुंबई से फिर हमारी यूनिट में आ गया, तो अपनी यूनिट से की तरफ से मैं गया था वहाँ पर। और मार्कोस में अकेला था, बाकी नॉर्मल डाइवर थे। तो सबसे ज़्यादा तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ पर जाके, तो क्योंकि मैं कमांडो था, तो हर चीज़ से मैं ज़्यादातर खुला हुआ था, सी से या फिर बॉटम से, मेरी ज़्यादा करीबियाँ थी सी के साथ में। तो उन्होंने बोला कि जो टीम इंचार्ज थे, उन्होंने बोला कि तेवती आप जा रहे हो? तो मैंने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले डाइविंग करने वाला मैं ही व्यक्ति था वहाँ पर। तो पहले मैं गया, पूरा मैं नीचे काम किया, ढूंढ कर आया, देखा, फोटोग्राफ्स लिए, फिर मैंने आके ऊपर रिपोर्ट फोटोग्राफ्स के साथ में विद प्रूफ मैंने वो सारी चीज़ें दिखाई। फिर जो वहाँ पे ब्रिक्स थी पूरी की पूरी बड़ी बड़ी स्टोन ब्रिक्स थी, उनको फिर मैंने, और हमारी फिर टीम लगी, फिर हमने उनको जाकर पूरा साफ किया, उनके जो सबूत के रूप में उनको तोड़ तोड़ कर जो हम ला सकते थे, कितना चाहिए ASI की टीम को हमने ला कर देते थे पूरा। फिर हमने अंदर ग्रिड बनाया काफ़ी बड़ा, 3 से 4 किलोमीटर का ग्रिड था, तो हमने एक एक ग्रिड पे काम किया, बना कर कितने बड़े बड़े पत्थर हैं, क्या क्या चीज़, पिलर्स थे फटे हुए, तो सब चीज़ों के हम प्रूफ ला कर देते थे। तो हमको बाद में जो ASI की टीम थी उन्होंने बताया कि ये करीब 5280 साल पुरानी ये द्वारिका है, और ये मंदिर चौथा या पांचवा मंदिर है जो अभी है। उससे पहले जो मंदिर थे वो भूकंप में और भी कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रही हैं समय के द्वारा, तो वो नष्ट होते रहे, फिर नए नए मंदिर बनते रहे। सर इसमें सबसे बड़ा एविडेंस क्या रहा जो आपको लगा, जिससे कि प्रूफ हुआ कि वो द्वारकाधीश ही है? एक्चुअली क्या था, जो ASI की टीम थी उनको नहीं पता था कि यहाँ पर इस तरह का कुछ है, कैसा है। उनको थोड़ी बहुत खबर थी, उनको एविडेंस चाहिए थे, जो वहाँ के जो स्ट्रक्चर है कि कैसा स्ट्रक्चर रहा होगा, प्लस जो स्टोन ब्रिक्स हैं वो कितनी पुरानी है, क्या वो मंदिर की जो मूर्ति है उसके साथ में मैच करती हैं कि नहीं करती हैं। तो स्टोन ब्रिक्स है वो कितनी पुरानी है, शेप, क्योंकि पूरी की पूरी शेप्ड है वो ब्रिक्स, और मेरी हाइट से भी बड़ी बड़ी ब्रिक्स हैं वो। और किस शेप में थी वो? ये आपका आयताकार शेप में है पूरी की पूरी, बहुत बड़ी बड़ी ब्रिक्स हैं। पिलर्स फटे हुए मिले हमें वहाँ पर, जैसे होते हैं ना गोल गोल पिलर्स हैं, पूरे फटे हुए थे। तो उस समय पर कुछ भूकंप, बहुत भयंकर भूकंप आया होगा, तो उसमें जो समुद्र के किनारे बसी हुई थी ये, तो उसके साथ ये बह गई होगी या डूब गई होगी द्वारिका, क्योंकि सीबेड हमेशा चेंज होता रहता है। पहले जो सिंध नदी थी ये लखपत में गिरती थी आकर, और अभी ये सिंध नदी कराची में गिरती है। तो सीबेड चेंज हुआ, रिवर्स ने अपने रास्ते बदले, तो ये चीजें चलती रहती हैं। तो उसी दौरान जो द्वारिका थी वो उसमें डूब गई। हम जानते हैं कि ये श्राप भी मिला हुआ था, क्योंकि ये जो द्वारिका बनाई थी ये माया दानव ने बनाई थी द्वारिका। कृष्ण जी की द्वारिका थी और इंद्रप्रस्थ था, दोनों माया दानव ने बनाए थे, श्री कृष्ण की रिक्वेस्ट पर बनाए थे। वो माया दानव यहाँ से फिर चला गया था। आज हम जिसको पाताल लोक कहते हैं, मैक्सिको वगैरह देखा होगा आपने, मैक्सिको, अमेरिका, ये सब हम लोग पाताल लोक, हम लोग उस समय पर इसको पाताल लोक कहते थे। तो वहां पर भी माया, एक सुना होगा आपने, माया, माया सभ्यता सुना है आपने? तो माया सभ्यता उसी माया दानव के द्वारा जुड़ी हुई है। तो मायंस तब की है, वहां पर पुराने पूरे सबूत हैं।
आपको मैक्सिको में। आपको वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की भी कोई मूर्ति मिली? नहीं, कुछ नहीं। जो मूर्ति है, जो द्वारकाधीश में जो मंदिर के अंदर जो मूर्ति है, जो ब्लैक स्टोन पर बनी हुई है, वो स्वयं रुक्मणी जो उनकी पत्नी थी उनके द्वारा बनाई गई है। जब वो वियोग में थी, 12 साल का अलग अलग विच्छेद हो गया था दोनों के अंदर दुर्वासा ऋषि के द्वारा, तो उस समय पर रुक्मणी जी ने एक मूर्ति बनाई थी ब्लैक स्टोन की, तो वो मूर्ति ही द्वारकाधीश के मंदिर में है। तो मेरे को बस ये बात समझाओ कि द्वारकाधीश कैसे प्रूव होता है? ये ऐसा ही प्रूव करता है कितनी पुरानी है। तो प्लस हमारे स्क्रिप्चर्स जो हैं लिखे हुए हैं, पुराने ग्रंथ जो हैं, महाभारत काल का जो हमारी महाभारत जो काव्य रचना है, जो उसमें सारी चीजें एविडेंस के साथ में है। वो तो है, पर जैसे 5000 साल पहले और भी तो कोई मंदिर हो सकता था। मंदिर नहीं है तो मंदिर तो बाद में बना है। फिर और भी कोई किंगडम हो सकता था, द्वारकाधीश ही क्यों? तो उस समय पे जो जो किंगडम थे वो सब के बारे में डिस्क्राइब किया गया है महाभारत के अंदर। कौन कौन से किंगडम कहाँ कहाँ पर थे, वो सारे के सारे डिस्क्राइब्ड हैं। वो सारे के सारे आज भी एग्जिस्ट करते हैं। हस्तिनापुर आज भी एग्जिस्ट करता है, बारनावत अभी भी एग्जिस्ट करता है, इंद्रप्रस्थ आज भी एग्जिस्ट करता है। अगर आप बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, खोद रहे हैं, मिल रही हैं चीजें, यमुना के किनारे जो जो चीजें खोदी हैं वो निकली हैं, तो आज भी उनके प्रूफ ASI ढूंढ रहा है, पूरे चीजें डॉट को मिला रहे हैं हर जगह पर। गॉट इट। तो रेफरेंस ये है कि 5000 साल पहले हमारी महाभारत, हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ था कि इतने साल पहले ये यहाँ पर ये द्वारकाधीश था, तो यहाँ पर उसी के कॉन्टेक्स्ट में जब हमने द्वारका नगरी ASI का जो हमने रिसर्च करी, उसके साथ में मैच करते हैं, तो वो चीज मैच करती है। अंडरस्टूड सर। एज अ मार्को कमांडो जब हम डीप सी में जाते हैं, तो आप अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकें कि कितना डीप एक ह्यूमन जा सकता है, आप पर्सनली कितना डीप आपने डाइव किया, और स्पेसिफिकली चैलेंजेस क्या आते हैं? एक्चुअली मैं 75 मीटर डीप सी क्वालिफाइड हूँ। डीप सी डाइविंग में 75 मीटर मैंने की हुई है। और उसके अलावा फिर हमको क्या होता है कि गैसेस चेंज करनी पड़ती हैं। जो नॉर्मल एयर में आप जा सकते हो, लेकिन ज़्यादा देर तक आप काम नहीं कर सकते पानी में। आपको नाइट्रोजन नर्कोसिस हो सकती है। ओके। हाँ, तो आपको पानी के नीचे जितना ज़्यादा देर रहोगे, तो एक तो आप नाइट्रोक्स ले रहे हो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है जो आप ले रहे हो, तो ऑटोमेटिकली नाइट्रोजन आपकी बॉडी में जा रही है। सी में ऑलरेडी नाइट्रोजन है, तो कुछ देर बाद में क्या होगा कि नाइट्रोजन जो है पहले आपकी स्किन को कवर करेगी, स्किन को क्रॉस कर जाएगी, फिर आपकी मसल्स को क्रॉस करेगी, फिर आपकी बोन्स में चली जाएगी। तो थोड़ा टाइम लगता है लेकिन जाती है। फिर आप कि जैसे ही ज़्यादा देर रुकोगे तो आपको नाइट्रोजन नर्कोसिस हो सकता है। तो सबसे बड़ा खतरा वो है कि अगर नाइट्रोजन नर्कोसिस हो जाता है तो वो बंदा कुछ भी कर सकता है, वो नशे में आ जाता है पूरा, उसको एक तरह का नशा हो गया। वो अपना मास्क भी निकाल सकता है, किसी दूसरे का मास्क भी निकाल सकता है, पागल जैसी हरकतें करेगा, पूरा कुछ भी कर सकता है। वो अपने आप को भी हार्म कर सकता है, नाइफ निकाल सकता है, आपके ऊपर भी हमला कर सकता है, खुद की भी जान ले सकता है। उसको खुद नहीं पता रहेगा कि उसके साथ में क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है। उसको कहते हैं नाइट्रोजन नर्कोसिस हो जाता है। उसको कंट्रोल से बाहर हो जाती है उसकी बॉडी, उससे उसका जो मन आएगा वो कर देगा। वो कुछ भी कर सकता है। वो हो सकता है अपने अम्बिलिकल को काट दे, जहां से ब्रीथ आ रही है ऊपर से, उसी को काट दे, रोप को काट दे, जिस शॉर्ट रोप पर है उसी को काटने लग जाए। वो कुछ भी कर सकता है। तो ये सबसे बड़ा नुकसान रहता है कि डीप सी डाइविंग में सबसे बड़ा इसकी जगह पर जो होता है, उसकी जगह पर हीलियम को यूज करते हैं। फिर हम लोग ऑक्सीजन की परसेंटेज को घटाते हैं और हीलियम को हम लोग यूज करते हैं। तो 2% ऑक्सीजन और 98% हीलियम हम यूज करते हैं। तो उससे आप ज्यादा देर तक सी बेड पर रुक सकते हो। तो जितनी ज्यादा डेप्थ होगी उतनी ही देर आपको कंप्रेशन चैम्बर में अपने आपको जाना पड़ेगा। आपको कंप्रेस किया जाएगा, पहले टेस्ट होंगे उतनी ही डेप्थ के लिए। पहले जितनी देर आपको डाइविंग करवाई जाएगी उससे कहीं थोड़ा सा ज्यादा आपको रोका जाता है कंप्रेशन चैम्बर में। पहले टेस्ट होते हैं आपके, उसके बाद आपको नॉर्मल सी में लेकर जाया जाता है। हीलियम प्लस ऑक्सीजन के साथ में आप किसी भी डेप्थ पर जाकर काम कर सकते हो। तो हमारा 1-2 शिप है जो कि डीप सी डाइविंग करते हैं हम लोग। हेलीकॉप्टर गिर गया है
या फिर फाइटर जेट गिर गया है या शिप डूब गया है, उसके ऊपर काम करना है, तो करीब 300 से 350 मीटर हमारे जो गोताखोर हैं वो जाते हैं काम करने के लिए नीचे। तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन सैचुरेशन में टाइम लगता है, बॉडी को सैचुरेट होने में टाइम लगता है कि अगर आप 300 मीटर नीचे जा रहे हो तो आपके ऊपर कितना प्रेशर हो गया। एक बार तो ऑलरेडी आपके ऊपर है, तो जैसे ही आप 10 मीटर पे जाओगे तो 2 बार का प्रेशर हो जाएगा। 100 मीटर पे कितने का हो गया? 11 का। 200 मीटर पे 21 का, तो 300 मीटर पे आपका 31 बार का प्रेशर आपकी बॉडी के ऊपर है। तो बॉडी इतनी आसानी से झेलती नहीं है उसको, हमारी ह्यूमन बॉडी। हम अगेंस्ट द नेचर जाके काम करते हैं गोताखोर। खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा, जान को हमेशा खतरा बना रहता है। सर ऐसा भी होता है, लोग ये सोचते हैं कि नीचे जाओगे बहुत सारे जानवर मिलेंगे और जानवर आपको खा जाएंगे। कई लोग ऐसा सोचते भी है ना कि ऐसा होता है रियलिटी में कि ऐसे कोई शार्क्स आ जाएं या इस तरह से जानवर अटैक करें, कुछ ऐसा भी? शार्क हमला कर सकती है अगर आपका, उसके जो सूंघने की क्षमता है वो पार्ट्स पर मिलियन है। अगर आपको कोई वुंड हो रखा है या आपके बॉडी से खून भी निकल गया है या फिर आपने यूरिनेट कर दिया, तो वो पार्ट्स पर मिलियन से सूंघ लेगी कि कोई अदर जानवर यहाँ पर है और उस पर हमला करती है। फिर वो उसको अपना भोजन समझती है। लेकिन ह्यूमन बॉडी काफ़ी बड़ी दिखाई देती है सी में, तो इतनी आसानी से हमला नहीं करती। और हमारे पास में शार्क रिपेलेंट रहते हैं साथ में। हम लोग सेम टाइम जैसे हम लोग कुछ देखते हैं तो हम लोग उसको शार्क रिपेलेंट को खोल देते हैं, तो शार्क फिर वहाँ से चली जाती है। फिर भी खतरा हमेशा रहता है। नाइफ वगैरह हमारे साथ में रहते हैं। अगर इस तरह की जहाँ पर शार्क ज़्यादा हैं तो वहाँ पर हम केज होता है, केज में हम लोग डाइविंग करते हैं। केज के द्वारा हम लोग जाते हैं ताकि हम सेफ प्रोटेक्टेड रहें। कुछ भी दिखता है तो हम वापस नीचे जाते हैं, केज से निकलते हैं, अपना काम करते हैं, फिर वापस केज में आ जाते हैं। तो मुझे मार्कोस का माइंडसेट समझाओ, क्या होता है माइंडसेट? मतलब ऐसी हर चीज में ओवर पावर हो रही है, हर चीज, हाउ, व्हाई? ओवर पावर नहीं है, पेशेंस लेवल है, स्ट्रेंथन है, फिजिकल के साथ में मेंटल स्ट्रेंथ, दोनों ही यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। उसी तरह के माइंडसेट को वहाँ पर रखा जाता है, जो कमज़ोर ना हो माइंडसेट से, मेंटली स्ट्रांग हो, फिजिकली भी स्ट्रांग हो, मेंटली भी स्ट्रांग हो, उस तरह के लोगों को सेलेक्ट किया जाता है। ना कि टॉप फिजिकल है इसको ले लो, ये 100 मीटर इतने सेकंड में मारता है इसको ले लो, ये 10 में से 10 गोली बिल्कुल परफेक्ट मारता है, ये नेशनल चैंपियन है इसको ले लो। नहीं, उस तरह से नहीं लिया जाता। मेन लिया जाता है आपका मेंटल स्ट्रेंथ कितना है और आपका विल पावर कितना है, पेशेंस लेवल कितना है, फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी है, प्लस टीम के साथ में आप किस तरह से बिहेव करते हो, आपका एटीट्यूड कैसा है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, वो सारी चीजें मैटर करती हैं। ना कि आप बहुत बड़े तैराक हो, आपको इसलिए रखा गया है, नेशनल स्विमर हो, नहीं, मैंने बहुत देखे 6-6 फीट आधे थे हमारे साथ में, सब बाहर हो गए थे 1 से 2 हफ्ते में बाहर। वहाँ पे टिकने वाला बंदा चाहिए, मेंटली बहुत स्ट्रांग हो, पेशेंस लेवल उसका कहीं ज़्यादा हो। तो ये सर्वाइवल ट्रेनिंग होती कैसी है? सर्वाइवल के लिए फिर आपको जंगल में छोड़ा जाता है। आपको 3 दिन के लिए जंगल में रहो आप, मिनिमम से मिनिमम आपको दे दिया जाता है। और उस बीच में फिर आप उनकी नज़रों में रहते हो। बार बार आपके ऊपर अटैक भी करवाए जाते हैं, एम्बूस भी लगाए जाते हैं, सब तरह से आपके ऊपर प्रेशर जनरेट किया जाता है सर्वाइवल के दौरान भी। जैसा आप देख रहे हो टीवी में कि जो एक बेयर गर्ल्स है या फिर कई लोग हैं जो ये बहुत मिनिमम चीज़ दिखाते हैं हम लोग, बहुत मिनिमम है मार्कोस के लिए। अगर मैं इस तरह के चैनल पे काम करने लगूँ तो मैं तो बेयर गर्ल्स को कई गुना हरा दूंगा अगर मैं बात करूँ तो। क्यों? मैं उस सिचुएशंस में रहा हूँ जहाँ मेरे पर भी अटैक होने हैं। बेयर गर्ल्स के ऊपर थोड़ी हमला हो रहा है कुछ, हमारे ऊपर तो हमला भी होना है, हमारे ऊपर एम्बूस भी होना है, वो सारी चीजें उसके साथ नहीं है ना। हमें तो हर कदम पर सतर्क रहना है, कहीं पर भी एनिमी हो सकता है, वो सिचुएशन क्रिएट करवाए जाते हैं। प्लस अपने आप को सर्वाइव भी करवाना है, अपनी जान की रक्षा भी करनी है और एनिमी को भी पहचानना है। एनिमी अगर रास्ते में मिल रहा है तो उसको आपको काउंटर करना है, उसको, वो आपको काउंटर ना करे, उससे पहले आप उसको काउंटर करो। तो ये माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट है कि आप क्या सोच रहे हो वो आपके इंस्ट्रक्टर को पता है। आपको अपने इंस्ट्रक्टर से एक स्टेप आगे का सोचना है कि आप अपने इंस्ट्रक्टर को अपने चंगुल में फंसा लो।
तो इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, एक स्टेप आगे सोचना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो वो सब स्ट्रेटेजी आप बनाओगे कि कोई और बनाएगा? इंस्ट्रक्टर तो बनाकर नहीं देगा ना, वो तो सिचुएशन क्रिएट करके बना दिया। अब आप करो। अब आप अपने इंस्ट्रक्टर का माइंडसेट रीड करोगे कि कहाँ पर मेरे कैसे मेरे ऊपर हमला हो सकता है, कहाँ पर मैं अपना कमांडो बेस बनाऊंगा जो कि विजिबल ना हो, कहाँ से मैं पानी लाऊंगा जो मैं ना दिखूं, कहाँ से मैं अपने खाने का इंतजाम करूंगा जो धुआं ना दिखे, कहाँ से मैं चीजों को अपनी ड्रेस को कैसे छुपाऊंगा, जूतों को कैसे छुपाऊंगा, क्योंकि फुट प्रिंट दिखेंगे, आप कहीं पे भी रहो दिखोगे आप। तो कैसे अपने आप को आपको जंगल में बिल्कुल कैमोफ्लाइज रखना है और कैसे आपको काम करना है, एक स्टेप आगे की सोचना है। फंस गए तो फंस गए, मैं तो फंसा ही नहीं, मैं तो एक स्टेप आगे की सोचता हूँ कि सामने वाला क्या सोच रहा है उससे एक स्टेप आगे लो, उससे एक स्टेप। हाँ, इंस्ट्रक्टर हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा सिखाते हैं, लेकिन आपको एक स्टेप आगे सोचना है। गॉट इट। सर, गोस्ट मार्कोस कौन होते हैं? मैं सुना है कि गोस्ट मार्कोस बड़े खतरनाक होते हैं, क्या होते हैं, कौन होते हैं गोस्ट मार्कोस? इस तरह की टर्म्स हम लोग ऐसे ही यूज करते हैं। हम लोग जब रात में निकलते हैं तो एक घोस्ट की भूमिका रहती है ऐसी कुछ, कि नाइट में निकले हैं तो हम लोग फिर वहीं की टेरेन में अपने आप को ढालते हैं और वहीं के कपड़े यूज करते हैं, उसी तरह की वेशभूषा हो गई, उसी तरह की दाढ़ी हो गई, उसी तरह की लैंग्वेज हम लोग इस्तेमाल करना सीखते हैं। तो सामने वाला पूरा कंफ्यूज हो जाता है कि ये बंदा यहीं का है या कहीं और का है। तो जब लैंग्वेज टू लैंग्वेज हम जो लोग जाते हैं तो फिर वो बंदा फिर उसको ऐसा लगना चाहिए कि हम यहीं के बासिंदे हैं, हम यहीं के रहने वाले हैं, हम लोकल हैं। अभी तक का सबसे डेडलीस्ट वेपन कौन सा जो आपने यूज किया? मैं कहूँगा कि AK से बेहतर कुछ भी नहीं है। कैसे आपके मुंह में स्माइल सी आ गई है AK जैसे? मेरे हाथ अभी भी फील करते हैं AK को, अभी मैं फील करता हूँ AK मेरे हाथ में ही है। पता चला मत देना। तो कैसा सर, बताओ ना कैसा रहता है? अमेजिंग फील है, अमेजिंग वेपन। लाइक मेरे लिए AK से बेहतर कुछ भी नहीं है। AK मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। ऐसा जैसी आ जाती है ना मेरे हाथ में तो ऐसा लगता है कि मैं वर्ल्ड का सबसे पावरफुल इंसान हूँ। अब मेरे हाथ में 30 गोलियां हैं जो मैगजीन में हैं, और जितनी मुझे गोलियां मिली हुई हैं, चाहे वो 4 मैगजीन मिले या फिर 5 मैगजीन मिले या फिर अलग से मुझे डब्बा मिले, तो लगता है कि आपके पास एक तो सबसे पावरफुल इंसान आप हो, दूसरा आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है देश की, कि आप इस गन से 2 तरह के काम कर सकते हैं। अपने देश की सुरक्षा कर सकते हैं और देश के जो एनिमी हैं उनको आप इस गन से ही, इसी गन से आपको मारना है और अपने लोगों को बचाना है। तो एक तरह की जिम्मेदारी भी देती है। मतलब वर्ल्ड डेडलीस्ट वेपन है AK। उससे खतरनाक वेपन मैं आज तक कभी देखा नहीं। मैं पानी में भीगा हुआ है, कीचड़ में है, निकालो और फायरिंग शुरू कर दो, रेत में है, निकालो और फायरिंग शुरू कर दो, कचड़े में पड़ी हुई है, निकालो फायरिंग शुरू कर दो, साफ करने की भी जरूरत नहीं है, सीधा आप फायर करना शुरू कर सकते हो उससे। आपने हेडशॉट कितने लिए? ये नहीं कह सकता कि उसको वो गोली कहाँ पर लगी थी, लेकिन उसको मेरी गोली लगी ताज में। मतलब सबसे मेरा फेवरेट शॉट हेडशॉट ही है, तहव्वुर राना को मारने का। काश मुझे कोर्ट अलाउ करते। सर, आपने बताया जैसे 26/11 में आपका बड़ा फेवरेट शॉट था जो आपने मारा, थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताओ ना, वो क्या था शॉट, कब था शॉट, आप जब अंदर चले गए? अंदर जाने के बाद सारी चीजें घटी, मुझे गोलियां लगी। फिर जब गोलियां आपको कैसे लगी थी? पहली गोली तो मुझे हेडशॉट लगी थी, स्टार्टिंग में लग गई थी पहली गोली घुसते? हाँ, मतलब मैं जैसे मुझे AK-47 के इनके AK-47 थे उनके हाथ में, उन्होंने सेफ्टी कैच को स्विच किया था 2 ने, तो मैं समझ गया कि 2 हैं, लेकिन 4 टेररिस्ट वहीं पे थे, चारों उसी रूम में थे। तो उन्होंने फिर मेरा हेडशॉट लिया था। तो हेडशॉट ये था पूरा, ये बिल्कुल बराबर से पूरा कान को फाड़ते हुए लेकर गई थी। ये हेडशॉट ही है, अगर थोड़ी सी भी गर्दन इधर उधर होती तो सीधा आर पार है, तो बच गए। उसके बाद फिर अपने आप को संभाला। मेरी टीम ने सोचा कि तेवतिया तो शहीद हो गया, तो उन्होंने अंदर टीयर गैस डाल दी। टीयर गैस से सफोकेशन हुई, तो फिर मुझे लगा कि अब जिंदा तो बच नहीं सकते,
तो मैंने हैंड ग्रेनेड भी फेंका, वो हैंड ग्रेनेड ही नहीं फटा। तो फिर मैंने एक ही निर्णय लिया कि अब तो जब मरना तय है तो क्यों ना एक सैनिक अपने आखिरी दम तक लड़े। तो फिर मैंने खड़े होकर वहाँ पर मैंने अपने हिप पे वेपन रखा था, फिर मैंने स्विप किया था, तो उसमें एक को गोली लगी थी। तो 4 गोलियां और लगी फिर मुझे उसमें, क्योंकि वो 4 थे तो 4 तो बर्स्ट में पूरी फायरिंग की मेरे ऊपर उन्होंने। तो 4 गोलियां और लगी जिसमें एक चेस्ट के आर पार निकली, पूरा फेफड़ा पूरा फट गया, एक हर्ट के ऊपर रिकॉर्ड होकर लगी, एक मैगजीन में घुस गई, एक कॉलर के पास से निकली बिल्कुल फाड़ते हुए कॉलर को। तो मैंने तो सोच लिया था कि अब तो जीवन है नहीं, बच सकते नहीं अब तो अपना लास्ट जो कर्म है देशभक्ति के लिए और देश के लिए, ये लास्ट सांसें भी मैं देश के लिए जी कर जाऊं। तो फिर मैंने खड़े होकर फायरिंग की थी। ईश्वर की कृपा है कि उसने दोबारा मेरे जो सांसें थी दोबारा वापस दे दी कि जाओ जी लो थोड़े बहुत और देश सेवा और कर लो। क्योंकि आप 26/11 में इन्वॉल्व थे और आपने बहुत सारे और चैनल्स में आपने वो स्टोरी कई बार बताई है और जब भी सुनो गूज़बम्स आते हैं। सो हालांकि मैं रिपीट तो नहीं करूँगा, बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो एक्सट्रेडिशन हुआ है, पहले तो एक्सट्रेडिशन होता क्या है और तुआवर राणा को इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड क्यों बोला जा रहा था? एक्चुअली ये सब प्लानिंग आईएसआई के द्वारा की जाती है। कहाँ पर अटैक होना है, कैसे कैसे होना है, उसके लिए वो बंदे चुनते हैं कि कौन बंदा इसको एग्जीक्यूट कर सकता है, फंडिंग रेज कर सकता है, सारी चीज़ें कर सकता है। तो उसको पकड़ा, उसके द्वारा सारी चीज़ें वहाँ पर उन्होंने करवाई। आईएसआई ने लोगों को ट्रेनिंग वगैरह आईएसआई ने दी, आर्मी ने वहाँ पर उनकी ट्रेनिंग पूरी कराई। इनको बोला गया रेकी करने के लिए, सारी चीज़ें तैयार करने के लिए। तो ये एक पार्ट है उसका कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर क्या क्या होना है, इसको तैयारियां का जिम्मा दिया गया आईएसआई के द्वारा तहावुर राणा को। ये पहले से ही पहले देश छोड़ चुका, पाकिस्तानी ये है नहीं, पाकिस्तानी मूल का है क्योंकि इसने कनाडा की सिटीजनशिप ले रखी है। तो पाकिस्तानी और पाकिस्तान इसको आराम से मना कर सकता कि हमारा सिटीजन है ही नहीं, और उन्होंने करा भी, कर देगा, सिंपल है। तो ये एक प्रोसीजर है कि कैसे काम करना है, क्या क्या चीज़ें रखनी है। तो जो दूसरा बंदा है डेविड कोलमैन हेडली, वो इसका क्लासमेट है, तो दोनों ने मिलकर सारी चीज़ें प्लान की। तो कोलमैन हेडली का जो इसका जो दोस्त है, दोनों मुस्लिम हैं, उसने क्रिश्चियनिटी कन्वर्ट की पहले अमेरिका जाके, सारी चीज़ इसने करवाई उसकी। ये खुद कनाडा में रहा, तो दोनों ने आपस में सारी चीज़ें साठ गांठ की। फिर उन्होंने इंडिया आकर पूरी की पूरी रैकी की, हर जगह पर जा जाकर, मुंबई में कहाँ कहाँ पे प्लान करके कितने लोग चाहिए, कैसे कैसे चाहिए, पूरी प्लानिंग इनकी थी। उसके बाद उन्होंने एग्जीक्यूट करने के लिए आईएसआई को पूरा का पूरा बताया कि ऐसे ऐसे करना। तो सारी की सारी काम करने वाला बंदा कौन है? ये राणा। सपोर्टिंग में कौन है जी? मैन सपोर्टिंग में है आईएसआई, या हम कहें कि पाकिस्तानी सेना। तो वहां से सारी चीजें हुई, ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ। तो उसने कैसे आना है, कैसे जाना है, सब कुछ सेना ने तैयार किया। और एग्जीक्यूट करने में इसका हाथ था कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या करना है, तो मैप वगैरह और कहाँ कहाँ पे लोकेशंस हैं, कौन कौन सी लोकेशंस पे रहना है बात। तो ये सारी चीज़ें तहावुर राणा और डेविड कोलमैन हेडली इन्होंने प्लान की। तो अगर इसको आप लेकर भी आते हो तो मैन बंदे तो अभी भी बचे हुए ना, जो कि पाकिस्तान में है। कौन है मेन बंदा? मैन बंदा आपका आईएसआई ही है, लश्कर ए तैयबा का हेड हाफिज सईद। हाफिज सईद मैन है, उसमें सारे लोगों को इकट्ठा करना, सारी चीज़ें इकट्ठा, मतलब 10 से 15, 20, 25 लोगों को तैयार करना, इसमें हाफिज सईद है। हाफिज सईद काम करता है आईएसआई के लिए और पाकिस्तानी सेना के लिए, और उसने अपना एक चैनल बना रखे हैं सारे के सारे, कुछ एनजीओज नाम का उसने चीज़ें शुरू की हुई हैं। तो उस तरह से लोगों को इन्फ्लुएंस करता है और बढ़िया लेक्चर देता है, लोगों को जिहाद सिखाता है, और उसी पे बेस होकर सारी चीज़ें होती हैं, फंड रेज होता है, सब कुछ होता है। तो चीज़ें चल रही हैं उनकी, आगे भी चलती रहेंगी। सर, अमेरिका ने कैसे राणा को पकड़ा और कैसे एविडेंस लाए, और उन्होंने जब जेल दे दी, जब अरेस्ट कर लिया राणा को, तो फिर 2021 से 2024 के बीच राणा अपनी स्टेटमेंट में बताता है यूएस में कि जब आपने मुझे एक ही केस के लिए अरेस्ट कर लिया है तो तुम मुझे अब इंडिया क्यों भेज रहे हो?
एग्जैक्टली। तो फिर इसमें सही कौन है और गलत कौन है? एक्चुअली उसको 2010 में और 2011 में उसके वहाँ पर ट्रायल चले। यूएस ट्रायल में अब वहाँ पर क्या है, अब टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है अमेरिका में, तो आप जो भी मैसेज वगैरह फ़ोन कॉल जो भी कर रहे हो, कहाँ पर कर रहे हो, सारी चीज़ें रिकॉर्ड उनके पास में अमेरिका के पास में रहता है। तो उन रिकॉर्ड के माध्यम से ही उनको पता चला, क्योंकि इसमें अमेरिकन भी कई लोग मारे गए थे। तो अमेरिका है, अमेरिका अपने सिटीजन्स की बहुत केयर करता है। तो उसने अमेरिका ने सोचा और चीज़ें तैयार की कि कहीं अमेरिकन तो इसके रडार पर नहीं हैं, क्योंकि इसमें अमेरिकन भी मारे गए थे। इजरायली जो घर था जिसमें इजरायलीज रहते थे, नरीमन हाउस, उसको निशाना बनाया गया था। तो इजराइल के साथ में पाकिस्तान की तो पुरानी दुश्मनी है, तो वो अमेरिका ने इन सब चीज़ों पे काम किया, क्योंकि इजराइल अमेरिका के बहुत ज़्यादा करीब है। तो सारी जो एजेंसीज थी उन्होंने काम किया कि कौन कौन पीछे हो सकते हैं। तो इन्होंने पूरे तारों का नेटवर्क का पूरा इन्होंने नेटवर्क निकाला, FBI ने। तो उसमें ये तहव्वुर राना और डेविड कोलमैन हेडली इसमें मैन मिले। तो इसलिए उन्होंने वहाँ पर उनको पकड़ा, क्योंकि इसमें अमेरिकन्स भी मारे गए थे और इसमें इजरायली मारे गए थे। तो उन्होंने अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सारे काम किए। तो उसमें एक लिंक जो इनको मिल गया। तो 2011 में उसके ट्रायल चले, उसके बाद उसको 14 साल की सजा इसलिए दे दी गई वहां पर उसको, क्योंकि नेशन के खिलाफ भी है ना, अमेरिकन के खिलाफ भी था, इजरायलीज के खिलाफ था। तो प्रॉपर प्रूफ मिल गए उनको, तो उसके बेस पर उसको 14 साल की उसको सजा दी गई। तो 2020 में इसको छोड़ दिया गया। तो 2020 के बाद में 2021 में जो एक्सट्राडिशन ट्रीटी थी 1997, वो तो अलग है। फिर एक नई एक्सट्राडिशन ट्रीटी नई बनी 2021 के, इंडिया और यूएस के। इंडिया और यूएस के। तो फिर उसके बेस पर इंडिया ने डिमांड की कि हमको कोई बंदा चाहिए। तो इसमें 3 साल से 4 साल इसमें लग गए। नई ट्रीटी बनी, उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट किए गए नई ट्रीटी में। तो उस ट्रीटी के आधार पर हमने उसको मांगा कि ये अब हमें दे दो, इसके ट्रायल यहाँ पर नहीं चलेंगे। तो उसको फिर से 2021 में उसको दोबारा अरेस्ट किया गया, 2020 में उसको छोड़ दिया था, 2021 में उसको दोबारा अरेस्ट किया, और अरेस्ट करके फिर उसको दोबारा जो एक्सट्राडिशन ट्रीटी थी नई, उसके आधार पर फिर इसके केस चले। हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट में उसका जो वकील था उसने अपनी दलील दी, जो सरकार के जो वकील थे उन्होंने अपनी दलील दी, जो हमारी तरफ से जो फाइट कर रहे थे उन्होंने अपनी दलील दी। तो फिर हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि एज पर द एक्सट्राडिशन ट्रीटी हम इसको भेज सकते हैं, भारत को ट्रांसफर कर सकते हैं पूरा का पूरा। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कि ये कुछ दिनों के लिए भेज दिया है। एज पर द ट्रीटी अब ये यहीं पर रह सकता है, इसको यहीं पर हम जब तक इसके ट्रायल चलेंगे यहीं पर रह सकता है। एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर द आवर लॉ, हम उसको यहाँ पर सजा दे सकते हैं। सर ये प्रोसेस को अगर आप कुछ समझा पाएं, क्योंकि कुछ फोटोज आई थी कि NIA पास में है, NIA, तो किस तरह से ये प्रोसेस हुआ और किस तरह से सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए, और अब आने वाले समय में होने क्या वाला है? अब जितने भी NIA है मैन, अभी उसके बाद में जब ये अटैक वगैरह हुआ तो फिर NIA का गठन हो गया। तो अभी NIA क्या है कि कई लोगों का संगठन है ये, पुलिस का, आर्मी का, इस तरह से एक संगठन बनाया। तो इसका जो मैन हेड होता है वो IPS अधिकारी होते हैं। काम सभी एक साथ मिलकर करते हैं कि एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन साझा करते हैं, और जो भी अच्छा बंदा होता है वो NIA के लिए भी काम करना शुरू कर देता है। तो ये तो NIA का गठन हो गया। इसके बाद में फिर जो NIA काम कर रहा है, एंटी कोई चल रहा है और कुछ देश के विपरीत एंटी सोशल एलिमेंट्स कुछ काम करते, तो NIA उसके खिलाफ में जाकर कार्रवाई करते हैं। तो अभी जो इसका पूरा का पूरा प्रोसीजर है, 18-20 दिन का इसका जो भी रिमांड है, रिमांड पूरी हो जाएगी तो NIA पूरी की पूरी इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी। उसके बाद में NIA चार्जशीट फाइल करेगी। अभी इसका जो केस है वो पटियाला हाउस कोर्ट में इसका केस चल रहा है। तो वहां पर उसकी सबमिट होगी चार्जशीट के बाद में PP अलग रहेगा और जो इसका वकील रहेगा उसके बीच में आर्गूमेंट्स होंगे चीजों को लेकर कि कहाँ क्या क्या चीज हुई है और कैसे कैसे बंदा जिम्मेदार है। सर ये बताओ मुझे कि ये जो तहव्वुर राणा है ये क्यों ऐसा कह रहे हैं कि मैं अपना केस खुद लड़ूंगा, मुझे वकील नहीं चाहिए? क्या माइंडसेट क्या है? माइंडसेट वो पहले पढ़ चुका है ना सब चीजों को। जैसे डॉक्टर है वो बाय प्रोफेशन, उसको सारी चीजें पहले से प्रोवाइड कर दी गई होंगी। यहाँ पे जितने भी हमारे कानून हैं पढ़ लिया होगा उसने, तो खुद भी कर सकता है अपना, और कोर्ट भी उसको एक वकील दे सकती है।
वो कसाव नहीं है, पढ़ा लिखा है, डॉक्टर है, तो हल्के में ना लें उसको। राह चलता इंसान नहीं है वो, नॉर्मल बंदा नहीं है। जब इतनी सारी चीज प्लान कर सकता है तो उसके लिए 4 किताबें पढ़ना कितनी बड़ी बात समझ रहे हो आप? भारत का संविधान पढ़ना कितनी बड़ी बात समझ रहे हो? क्या उसने आके नहीं पढ़ा होगा पहले? उसकी बहुत बड़ी रिसर्च रही होगी पूरी, मुंबई में बहुत बड़ी रिसर्च रही होगी। नॉर्मल बंदा हो तुम बात करें, पूरा रिसर्च लेकर बैठा हुआ होगा वो, तो आसान नहीं होगा। हमको लगता है आसान है, एक आम जनता को लगता है कि आसान है, मुझे नहीं लगता कि आसान है। जैसे लोग सोचते हैं कि टॉर्चर किया जाता है, उगलवाने के लिए मारा जाएगा, क्या ये तौवर राणा के साथ होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ओके। उसको आप उंगली नहीं लगाएंगे, उससे कुछ उगलवाना है तो कुछ भी नहीं कर सकते आप उसका, वो उगलेगा ही नहीं इतनी आसानी से कुछ भी। आप किसी को जेल में रखकर फिजिकल पनिशमेंट नहीं दे सकते, फिजिकल टॉर्चर नहीं कर सकते, मेंटल टॉर्चर भी नहीं कर सकते। उसको सारी तरकीबें आती हैं, वो अमेरिका में जेल में ही रहा है, उसको सब तरकीबें पता होंगी। मैंने बोला ना, इतना आसान नहीं है उसको टैकल करना। तो अगर आपको ये जिम्मा दिया जाए जी। कि आपको तौवर राणा सब कुछ निकलवाना है, हाँ, उगलवाना है, सच निकलवाना है, क्या करोगे? मुझे निकलवाना ही नहीं है कुछ भी, ना मुझे उससे कुछ निकलवाना है, ना उसे निकलवाना है, सीधा मुझे हेडशॉट लेना है, बात खत्म। खत्म। इतना टेंशन किस लिए लेने का, किस लिए, जब हमें पता है कि यही है, खत्म बात। और एक पाकिस्तानी इसके लिए मर भी जाता है, अपने देश के लिए तो मर रहा है वो, ही शुड बी प्राउड कि वो पाकिस्तान के लिए जान दे रहा है। पर सर लॉजिक तो ये होता है ना कि आगे अगर मतलब ये सारा प्रोसेस कहते हैं ना कि मारो मत पकड़ो, ताकि उसका माइंडसेट पता लग सके और आगे चलकर कोई अटैक होने वाला हो तो हम उसको पहले से रेडी कर सकें। तो आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है फिर? रॉ जो है वो क्या काम कर रही है? उसको तो फिर बंद कर देना चाहिए हमको। अगर सारा काम वही एक व्यक्ति करे तो एक बात बताएं मुझे आप, कि पेड़ काटना जरूरी है कि टहनी? पेड़, जड़ें काट दो। जड़ें काटो, तो जड़ें कहाँ पर हैं? पाकिस्तान में। ये सही जो आपने बताया, तो सही। पेड़ है, ये तो टहनियां हैं, आप इनको काट दो, कुछ भी कर लो, नहीं उग जाएगी। नया तहव्वुराना बना देगी ऐसा ही, फौज नया लोग नए हाफिज सईद खड़ा कर देगी। एक आसिफ मुरी नया हाफिज सईद है, आप देख लो उसका स्टेटमेंट, नया हाफिज सईद है वो पाकिस्तान में, भारत के खिलाफ बोलने के लिए काफी है वो इनफ। कैसे? तो कितने लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा वो भारत के खिलाफ? उसके स्टेटमेंट ही एंटी नेशन है, हमारे खिलाफ है, हमारे खिलाफ है। क्या बोला, थोड़ा बताएंगे? उसने बोला कि ये 2 नेशन थ्योरी, हमारे फोर फादर्स इस देश के लिए लड़े, किसके लिए? पाकिस्तान बनाने के लिए लड़े उसके फोर फादर। अगर आप पूरी कुंडलियां जाओगे उसके, खंगालोगे, तो पता चलेगा उसके दादे परदादे हिंदू थे। उसके बाद आप फोर फादर देखोगे तो, लेकिन नहीं, एक नई थ्योरी क्रिएट करनी है, सेना को नया मोटिवेशन देना है, जो पाकिस्तानी युवा हैं उनको पथभ्रष्ट करना है, उनको पढ़ने नहीं देना है, उनको लिखने नहीं देना है, वहां पर गरीबी दूर करनी नहीं है। तो क्या करना है? बरगला दो, जिहाद के नाम पर, धर्म के नाम पर। अगर आप उनको नौकरी नहीं दे सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो सिंपल सा फंडा होता है, उनको धर्म के आधार पर उनको क्या कर दो? बरगला दो, उनको धर्म के आधार पर लड़ना सिखा दो। तो ये आज से नहीं हो रहा, वहां पर 1947 जब से आजाद हुआ है पाकिस्तान, तब से वही चल रहा है। और पाकिस्तानी सेना ही वहां पर मैन है, सरकार तो एक मुखौटा होती है। मैन जो करने वाला है, जो ताकत है पाकिस्तान में, सिर्फ पाकिस्तानी सेना है, आर्मी, और उसका जो हेड है वो मैन है उसमें। गॉट इट सर। जैसे आप बता रहे हो कि आपने बताया भी कि ये मास्टरमाइंड कैसे है, माइंड इसका कितना तेज है। अगर मैं 26/11 के कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहूँ कि कैसे आपको लगता है कि ये बंदा का दिमाग बहुत तेज था, क्यों आपको लगता है कि जो 26/11 की प्लानिंग थी बहुत परफेक्ट थी और बहुत सॉलिड थी, कि हमारी एजेंसी, स्पाई एजेंसीज हो या कोई भी हमारी एजेंसी हो, या नेशनल
डिफेंस का फेलियर हो या इंटरनल फेलियर हो कि हम पकड़ ही नहीं पाए कि ऐसा कुछ होने भी वाला है? तो ऐसा क्या दिमाग था, ऐसा मास्टरमाइंड क्यों था 26/11? नहीं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट तो आ चुकी थी, इस तरह का अटैक होने वाला है, आ चुकी थी, वो टेबल पर रखी रह गई। हम्म। वो आई थी, सब कुछ हुआ था, सबको पता था, ऊपर लेवल पर ज़्यादातर लोगों को पता था इस तरह की चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान में, इस तरह की चीज़ें मूवमेंट हो चल रही हैं, तो सबको पता था ऊपर, जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। टाइमिंग जो थी उन्होंने चुनी कि उस समय पर नेवी, आर्मी, पुलिस गुजरात की पूरी एक्सरसाइज में रहेगी, कोस्ट गार्ड पूरी एक्सरसाइज में इन्वॉल्व रहेंगी। तो उस समय को चुना गया फिर कि जब पूरी की पूरी आर्मी गुजरात की, पुलिस, नेवी और कोस्ट गार्ड बिजी रहें, उस समय पर इनको अटैक करना बड़ा ईजी होगा, मुंबई पहुंचना बहुत ईजी होगा। टाइमिंग उन्होंने निर्धारित किए थे, उस समय पर उनको कोई पकड़ ही नहीं पाया। और स्पेशली जो मछुआरों की बोट थी उसको जानबूझकर चुना गया, क्योंकि मछुआरी की बोट को कोई इतनी आसानी से टच ही नहीं करता, क्योंकि बोट मछुआरों की है तो उनको कोई चेक भी नहीं करता। और भारत के मछुआरों की बोट थी, फ्लैग भारत का लगा हुआ था, तो वैसे भी कोई उसको टच करने वाला नहीं था। चलाने वाले जो टंडेल था वो भी भारत का ही था, तो वैसे किसी को शक नहीं होना। तो इस तरह से पूरी प्लानिंग वहां से थी। उसके बाद जब वो यहाँ पर आए हैं, उन्होंने जो मोड ऑफ ऑपरेंडी उन्होंने यूज किया वो बहुत खतरनाक था, उसके ऊपर किसी ने चर्चा नहीं की। आप कितने लोगों को मानते हो कि कितने लोग थे उसमें, कितने थे? जो बताया जाता है कि 10 आए थे। 10 थे, सब लोग यही कहते हैं, मैं इसको नहीं कहता हूँ। वो 5 बड्डी पेयर थे, 5 बड्डी पेयर थे वो। जहां पर भी मूवमेंट हुई उनकी बड्डी पेयर में मूवमेंट हुई है, अकेले में कोई मूवमेंट नहीं हुई है। चाहे वो लियोपोल्ड कैफे हो तो बड्डी पेयर था, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल बड्डी पेयर था, नरीमन हाउस बड्डी पेयर था, ताज में जो पहले घुसे वो भी बड्डी पेयर में थे। तो कितने हो गए? आप उसको बड्डी पेयर कहोगे या 10 टेररिस्ट कहोगे? तो बड्डी पेयर में मूवमेंट्स किसकी होती हैं? आर्मी बड्डी पेयर में नहीं मूवमेंट करती है, सिंगल मूवमेंट करती है। बड्डी पेयर में मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ स्पेशल फोर्सेस करती हैं, पेयर वाइज, एक का साथी एक, तो पूरे एरिया को कवर करते हुए चलते हैं वो, आगे और पीछे पूरा। और 2 मतलब समझ लीजिए 1 और 1 11 हो जाते हैं फिर वो, इतनी आसानी से उनको बीट नहीं किया जा सकता। तो वो तरकीब कहाँ से आई उनके पास में? तो ये भी मास्टरमाइंड है ना कि किस तरह से मूवमेंट करनी है। मूवमेंट भी तय की गई कि सिंगल नहीं, बड़ी पेयर में रहना है आपको। टारगेट कौन कौन से चुने गए वो देखिए आप, मास्टरमाइंड नहीं है। ताज के डोम को गिराने की पूरी कोशिश थी उनकी, कि ताज का डोम मतलब देश की नाक, टाटा की नाक, टाटा की नाक मतलब देश की नाक। और कोई और चीज जो आपको लगता है इस मास्टरमाइंड प्लान में बहुत पावरफुल थी? मेन चीज है इसमें आपका जो सिचुएशन टू सिचुएशन चीजें चेंज हुई हैं, प्लस इसमें जो टारगेट इन्होंने चुने हैं, ऐसे टारगेट चुने जहां पर सबसे ज्यादा, एक तो लोअर मिडिल क्लास को टारगेट बनाया गया, वीटी स्टेशन, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को टारगेट बनाया गया छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को। वहां पर भीड़ रहती है, बहुत भीड़ रहती है वहां पे, तिल रखने के लिए जगह नहीं रहती है वहां पे शाम को। दूसरा टारगेट ताज, तीसरा टारगेट आपका ट्राइडेंट होटल, वो भी नामी गिरामी होटल है। चौथा टारगेट उन्होंने बनाया इजरायलीज को, अपनी हेट दिखाने के लिए कि हम इजरायलीज से हेट करते हैं, अमेरिकन से हेट करते हैं। ये मेन मुद्दे थे उनके। प्लस एक तरफ से उन्होंने मारना शुरू किया। चौथा मुद्दा था, नेक्स्ट में अगर बात करें तो उन्होंने कलावा बांधा हुआ था हाथ में, अपने आप को हिंदू दिखाना चाहते थे। अगर वो मारा जाता तो ये पता ही नहीं चलता। आप कॉल डिटेल ये वो सब कुछ दिखाते, लेकिन उसके जो फोटोग्राफ्स आते वो कलावा बंधे हुए आते, तो ये होता कि ये तो हिंदू था, वहीं का रहने वाला था, आप हमें क्यों दोषी ठहरा रहे हो, पाकिस्तान कह देता। तो ये सब चीजें रिसर्च करके आई हैं। रिसर्च करके कहां से आई? इस बंदे ने रिसर्च की है। ये बंदा मंदिर भी गया, कौन से, गणेश जी का जो मंदिर है, सिद्धिविनायक। हाँ, सिद्धिविनायक तक भी गया। ये सिद्धिविनायक को भी इसने
सिद्धि विनायक की भी इसने रैकी की। वहां पर पुलिस फोर्स कुछ ज्यादा रहती है सिक्योरिटी के लिए, तो वहां से उसने मना कर दिया कि इस मंदिर पे मत जाना। पूरी मुंबई को उन्होंने छाना है, पूरी मुंबई को रैकी की है इन्होंने, सॉफ्ट टारगेट को चुना। एलिट क्लास भी चुन ली, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास भी चुन ली, इजरायलीज को भी चुन लिया। 5 स्टार होटल सेफ नहीं है भारत में, ये भी चुन लिया ताकि यहाँ पे कोई टेररिस्ट टूरिज्म आए यहाँ पर देश के अंदर, टूरिज्म इस देश में फले फूले, तो वो भी बंद हो जाए। इस तरह से टारगेट है। दोनों नामी होटल हैं, ट्राइडेंट भी और ताज भी। ट्राइडेंट में तो ये अपना माइकल जैक्सन ट्राइडेंट में आके रुका था। कितनी बड़ी हस्तियां ताज में आके रुकी हैं, कितनी बड़ी हस्तियां ट्राइडेंट में आके रुकी हैं। माइकल जैक्सन भी उनमें से एक है। और मुंबई भी देश की फाइनेंशियल कैपिटल है, फाइनेंस कैपिटल है। बेसिकली लॉजिक जो समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों को मारना नहीं था, एक परसेप्शन बनाना था। यस, देश को गिराने का, देश को गिराने का परसेप्शन है। मरेंगे तो सही, आप मारने आओगे तो मरेंगे, मैसेज बढ़ा जाए, मैसेज बढ़ा जाए, पूरी दुनिया में जाए कि इस तरह से भाई हम पावरफुल हैं, हम इस तरह से कर सकते हैं। ये पढ़ रहे थे कि 2007 से लेकर 2008 में 5 बार तोहवर राणा ने मुंबई मेजरली विजिट किया और अपनी रेकी करी, जैसे आपने बताया। एग्जैक्टली क्या है कि अगर आप पाकिस्तानी हो और इंडिया आ रहे हो तो आपके ऊपर सबकी नजर रहेगी। तो इसलिए इसको सबसे पहले क्या किया गया, इसने अपना नेशनैलिटी इसने चेंज की कि मैं तो कैनेडियन हूँ। अब कैनेडियन पासपोर्ट है, आप इंडियन भी हो सकते हो और कैनेडियन भी हो सकते हो। अब इसके ऊपर रिसर्च कौन बिठाएगा? जो बैठा हुआ है वहां पर, हमारे इमिग्रेशन में जो बैठा हुआ है, उसको थोड़े पता कुछ कि कहाँ का है, नेशनैलिटी कहाँ की है इसकी, और ओरिजिन कहाँ का है, ओरिजिन नहीं पता। तो सर आपके हिसाब से कितने साल की प्लानिंग होगी ये जो 26/11 का हुआ? इतना जो सोच रहे हैं लोग, कुछ भी नहीं है तो 2 से 3 साल मिनिमम इनके गए हैं इसमें। मैं जरा बहुत सारी इतनी कहानियां हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा पहले कौन सी लोग, क्योंकि मुझे सब कुछ जानना है बहुत ही। ये चीज़ें मुझे ऐसा लगता है सर, ये चीज़ें सिर्फ एक पॉडकास्ट के लिए नहीं है, ये हमारे देश के उस बच्चे के लिए जो कि कल शायद एक मार्को बन के देश को बचाए। तो ये इंस्पिरेशन आज आपसे मिल रही है, तो रियली ग्रेटफुल टू यू सर। जैसे लास्ट टॉपिक को मैं ख़त्म करूँगा, तोहवर राणा अपने देश के लिए एक मास्टरमाइंड था। भारत का मास्टरमाइंड कौन है? यहाँ पे अलग अलग मास्टरमाइंड होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। इस वक्त कौन है? इस वक्त मैं कहूँगा डोभाल जी। हर चीज़ की सिचुएशन को समझना, प्रधानमंत्री को सही सलाह देना, डिफेंस के तीनों जो चीफ हैं उनको सही सलाह देना, सही से तीनों के बीच में तालमेल बिठाना, वो काम डोभाल जी कर रहे हैं। उससे पहले मुझे नहीं लगता उनसे पहले कोई रहा हो देश में इस तरह का कोई व्यक्ति जो इतना अच्छा बैलेंस कर पाया हो चीज़ों को, जो प्रधानमंत्री जी के इतना करीब आया हो। कोई ऐसे नहीं देखा मैंने। तो सुपर कॉप है, सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हैं वो पिछले 10-12 साल से। और वो उससे पहले उनके पूरे इतिहास देखो तो ऑपरेशन ब्लू स्टार में उनका काफ़ी बड़ा रोल था। बहुत सारे ऑपरेशन उनके रहे हैं डोभाल जी के। तो मैं कहूँगा कि उससे उनसे आगे की कोई सोच रखता होगा तो वो उनके बाद ही आएगा, उनके बाद ही हमें देखने को मिलेगा कौन है, क्या है, कैसे है। लेकिन अभी के लिए मैं कहूँगा उससे उनसे बड़ा मास्टरमाइंड कोई नहीं है। आजकल आप देख रहे हो कि पाकिस्तान में अज्ञात ठोक कर चला गया, तो अज्ञात को अज्ञात बनाना और सही टारगेट को चुनना और उसको ख़त्म करना आसान नहीं होता है। वहीं के बंदों को यूज़ करना, उन्हीं के खिलाफ यूज़ करना, ब्लूच एरिया को पूरा अगर आप देखोगे अनस्टेबल करना, तो बहुत बड़ी बातें हैं। चीज़ें आसान नहीं होती हैं। अगर हम फॉरेन पॉलिसीज़ की बात करें, प्लस पाकिस्तान को इकोनॉमिक आधार पर तोड़ना, बांग्लादेश को इकोनॉमिक आधार पर तोड़ना आसान थोड़े है। ये फॉरेन पॉलिसीज़ का हिस्सा है कि हमको कौन सा स्टेप कब लेना है और कब अपना ट्रम्प कार्ड हमको यूज़ करना है। तो वो सब चीज़ें बैठकर डिस्कस की जाती हैं, हर एक एस्पेक्ट पर काम किया जाता है, तब चीज़ें समझ में आती हैं। आप बताते हैं कि इस पूरी घटना के बाद आपके पंख ही कट गए, आपको अकेलापन महसूस हुआ, किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली, अपना ही इलाज कराते रहे, जो चीज़ें आप तक पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंची, वो रिकग्निशन नहीं मिला। अगर मैं आपके दिल से पूछना चाहूँ वो गम क्या है, तो क्या होगा? एक सैनिक उस समय पर जब वो इंजर्ड हो जाता है तो ये सोचता है कि क्या उसके साथ देश खड़ा हुआ कि नहीं खड़ा हुआ।
वो चीज आज तक गायब है। कि जब देश के ऊपर विपत्ति आई तो मैंने आतंकवादियों का सामना छाती खोल के किया, बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के किया, बिना हेलमेट के किया, बिना कम्युनिकेशन सेट के किया। और जब मेरी जरूरत हुई, जब मैं गिर गया, तो मुझे लातें मिली, सपोर्ट नहीं मिली। और ये मेरे साथ अकेले के साथ नहीं होता है, ये देश के उस हर सैनिक के साथ हो रहा है जो देश के लिए कुछ दे रहा है, देश के लिए गोली खा रहा है। वो अकेला में अकेला हो जाता है, फिर लोग उसको ताने मारने शुरू कर देते हैं। उसके यूनिट के ही लोग उसको जीने नहीं देते ठीक से, उसके ऊपर ऐसा दिखाते हैं जैसे उसके ऊपर एहसान कर दिया हो। ये बहुत बड़ा सेटबैक है हमारे देश के अंदर। उस सैनिक को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से चीजें होनी चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स चीजों को उसके लिए करना चाहिए, देश को, सरकार को, सेना को, समाज को। समाज क्या कहता है हमारे जैसे लोगों के लिए? तुम्हें तो पेमेंट मिल रही है गोली खाने की, तुम तो बने ही मरने के लिए हो। तो यहां पर किसी के ऊपर, समाज के ऊपर आपके मरने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सरकार के ऊपर आपके मरने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सेना के ऊपर आपके मरने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपका फर्क पड़ रहा है सिर्फ आपके परिवार तक। उन तक भी जो सुविधाएं हैं सरकार की वो नहीं पहुंच रही हैं। एक सैनिक को गन चलाना सिखाया जाता है और बाकी सारी चीजें सिखाई जाती हैं, लेकिन उसको वेलफेयर का पाठ कभी नहीं पढ़ाया जाता कि तुम्हारे मरने के बाद ये चीजें तुम्हारे परिवार को मिलने वाली हैं। तुम अगर जिंदा हो, इस तरह से तुम्हें गोलियां लगती हैं, तो ये चीज आपकी सुविधाएं सरकार की तरफ से हैं। कुछ है ही नहीं तो पढ़ाएं क्या? स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 10 लाख रुपए मिले थे, चप्पलें घिस गई मुझे, घूस लेकर मिले वो पैसे भी, मुझे घूस देनी पड़ी मुझे स्टेट गवर्नमेंट में, सचिवालय में जाकर। ये बहुत बड़ा क्लेम है सर। मैंने दिए है ना। तो सबसे पहले अगर घूस देने की सजा किसी को मिलनी चाहिए तो मुझे मिलनी चाहिए ना भाई। घूसखोर तो सबसे पहले मैं ही हुआ ना। मुझे पैसों की जरूरत थी, सिंपल कह देते हैं लोग। जाके जाओ ना लखनऊ में, जाके जाओ, अभी कोर्ट में चले जाओ, जज के सामने चलता है भाई। ये तो 100-100 रुपए, 200-200, 500-500 रुपए जज के सामने चल रही हैं अभी। परसों में मेरठ कोर्ट में था, डीवी के मैटर में, डोमेस्टिक वाले। हाँ। जज से क्या बात चल रही है? जज से नहीं चल रही, उनके जो सहयोगी होते हैं, पेशगार हैं, रीडर्स हैं। आप बिना पैसे की बात ही नहीं करते ना वो लोग। आपको डेट चाहिए तो 100 रुपए दो। तो आप कहाँ पर, किस देश में खड़े हुए आप? जिस देश की अदालतों में डेट के लिए पैसे लिए जा रहे हों, आप उस देश को महान मानेंगे क्या? आप उसको विश्व गुरु मानेंगे क्या? आप उसको कैसे विश्व गुरु की दर्जा देने के लिए तैयार हैं जहां जज के सामने घूस चल रही हो? सबको पता है, ये हाई कोर्ट तक पता है, सुप्रीम कोर्ट में पता है जजों को, ये चल रहा है, हर कोर्ट में चल रहा है, दिल्ली को छोड़कर। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, बिटर ट्रूथ है ये। आप क्लाइंट बनकर देखिए, जब पता चलेगा आपको। वकील तो अपनी जेब से नहीं देता ना, तो क्लाइंट का ही पैसा लगता है सब। एक कागज निकलवाना तो पैसे दीजिए, एक कागज जमा करना है तो पैसे दीजिए। तो आप यहां पर इस देश में अच्छी जुडिशरी की परिभाषा क्या है फिर? अच्छा न्याय मिल जाएगा वहां पर? किसको न्याय मिल रहा है फिर यहाँ पर? सर दुख की बात एक और मुझे लगती है कि ये एक सिस्टम है और शायद इसको अंदर से कहीं ना कहीं सड़ा हुआ सिस्टम है, जिसको शायद टू द लीस्ट हम जो कर सकते हैं इस बारे में चर्चा करके इस बात को उठा सकते हैं। मैं कहीं ना कहीं हमारे समाज का भी एक दोष समझता हूँ। जिस तरह से हर बार ये होता है कि कोई भी सेलिब्रिटी जब बाहर से निकलता है लोग पागल हो जाते हैं। आप आज आए हैं सर, मुझे बताओ कितने लोग आपके लिए पागल हुए? आई एम वेरी सॉरी टू से, कितने लोग सर आए बाहर ऑटोग्राफ के लिए? कितने लोगों ने आपको सर सल्यूट किया आकर? परसों मेरे पास में फिट इंडिया से फोन आया था, तो उन्होंने कहा कि
संडे को एक बॉस जी हैं, एक्टर हैं, वो आ रहे हैं साइकिल के इवेंट के लिए, आप भी आ जाइए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम आपके लिए गाड़ी भेज रहे हैं या हम आपको कुछ सम्मान राशि भी कुछ देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वीडियो बना दो। हमने कहा ठीक है जी। हमने कहा हमें भी एक्टिंग ही करनी चाहिए थी गोली चलाते टाइम में, ठां 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 ठां, एक्चुअल में तो नहीं चलानी चाहिए थी जैसे वो। हम तो बॉर्डर पर बेकार ही रहे, हम तो मुंबई में तुम्हारे लिए लड़े, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर लिया, और आज भी उस तुम्हारे बॉस से जो आ रहा है उससे कहीं ज्यादा इफेक्टिव तरीके से देश को दे रहे हैं। वो तो 2 से 3 किलोमीटर हमारे साथ दौड़ भी नहीं सकता, पंखे फाड़ देंगे हम उसके थोड़ी देर में। बॉलीवुड में हमारे बराबर कोई दौड़ने वाला आप दिखा दो, कोई भी आ जाए, और आपको बोला जा रहा है आप भी आ जाओ भी। तो ये मैं गवर्नमेंट की चीज बता रहा हूँ, मैं फिट इंडिया की बात बता रहा हूँ मैं, कि ये हो रहा है देश में, कि अपने ही सैनिक को किस नजरिए से ये देश देख रहा है। मुझे इतना दुख हो रहा है ना, क्योंकि मैं तो सर मीडिया इंडस्ट्री में इतने देर से हूँ, और मेरा आप अगर कंटेंट भी देखेंगे तो मेरा तो सर खून खोलता है। मैं अब नाम तो मैं नहीं ले पा रहा, एक है इन्फ्लुएंसर, है फॉलोअर, सर अंदर से क्या है वो मुझे पता है। और सर मैं कह रहा हूँ कहीं रिबन काटती है ना 1 लाख रुपए से नीचे नहीं जाती, और लिस्ट पड़ी हुई है, यहाँ से जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, स्टे 5 स्टार होटल, पिकअप ड्रॉप, वो गाड़ी भी बोलती है भैया BMW मर्सिडीज भेजना, ऐसे नहीं बाउंसर के साथ में। हाँ बाउंसर के माहौल बने, 4 लोग, और है कुछ भी नहीं, वो बस माहौल बनना जी, हटो हटो कोई आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ वो एक बेसिकली PR एक्टिविटी है जो कि एक उसके साथ हो रही है, जिसकी कुछ भी नहीं है, अंदर से खोखले हैं वो। तो सही जो चीजें हैं वो सही चीजें लोगों तक पहुंचती ही नहीं है। सबको भांडपना पसंद है, सबको डांस करना पसंद है, सब फ्रस्ट्रेटेड जी रहे हैं। सही ज्ञान की बात किसी के पास नहीं मिलेगी आपको, सही व्यक्ति ही आपको पहचान सकता है। तो मैं बहुत खुश होता हूं ना जाके कि मैं कचरे के बीच में नहीं, मैं सही व्यक्ति के साथ में बैठना चाहता हूं जो मेरे माइंडसेट का हो। मुझे नहीं चाहिए फिर आपके माइंडसेट का व्यक्ति मिले, फिर पैसा साइड में, क्योंकि ज्ञानवर्धन चीजें आपस में मिलेंगी। फिर जो ज्ञान है आपका ज्ञान मुझे मिलेगा, मेरा ज्ञान आपको, तो दोनों जब समझेंगे तो एक दूसरे को अपलिफ्ट करेंगे। तो हमें कचरे की तरफ कभी ध्यान ही नहीं देना, छपरी की तरफ हमें कभी ध्यान नहीं देना, टपोरी की तरफ मुझे कभी ध्यान नहीं देना। मेरी तरफ से उसको 10 लाख मिल जाओ तो मेरे लिए 0, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं बुला रहे तो मैं सुरक्षित हूं, मेरी नींद, मेरी रन करोड़ों की। निकलो, आई डोंट वांट टू बी एंड यू डोंट डिजर्व मी, सिंपल है। अगर सर ये जो यंगस्टर्स हैं जो ये एपिसोड देख रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं उनके लिए ऐसी 3 पावरफुल हैबिट्स जो कि वो अपनी यंग लाइफ में ही अपने आप को डालने उसमें ले आए ताकि उनका फ्यूचर बहुत अच्छा रहे, लाइफ में सक्सेसफुल हो सके, तो वो क्या होंगे? पहले मैं कहूंगा एक्सेप्ट योरसेल्फ व्हाटएवर यू आर। आप कमजोर हैं तो अपने आप को एक्सेप्ट करें। दूसरे नंबर पर डेली आप रन करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, साइकिल चलाएं, स्विमिंग करें, जो कर सकते हैं, स्पोर्ट्स खेलें, 1 घंटा अपने आप को जरूर दें। तीसरे नंबर पर एजुकेशन। चौथे नंबर पर बताना चाहूंगा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी, जो कि आज तक कोई नहीं बोलता है। युवाओं को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी चाहिए ताकि वो अपने माँ बाप के ऊपर निर्भर ना रहें। ग्रेजुएशन के साथ साथ में कहीं ना कहीं काम करना शुरू करें। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जितने भी आर्म्ड फोर्सेज में हैं, जब भी आप वो सत्संग सुनो, वो कहते हैं कि जो भी ये जो जवान हैं ये संत से कम नहीं है। अगर आज संत भी पूजा कर पा रहे हैं तो वो उन जवानों की वजह से है जो बॉर्डर पे खड़े हैं। या संत क्या, अगर हम जैसे लोग हम पॉडकास्ट कर पा रहे हैं, कोई भी काम कर पा रहे हैं, वो आप जैसे उन सैनिकों की वजह से है जो अपना खून बहाते हैं, अपने परिवार से अलग रहते हैं, और जैसे आपने बताया कई तो बताते भी नहीं है कि हम मार्को हैं। जी। ऐसी लाइफ जीना बिना रिकग्निशन के, बिना किसी सहूलियत के, और फिर भी जैसे आपके चेहरे पे ये स्माइल है और जज्बा है, इसको सलाम करते हुए
थैंक्स एंड सॉरी दोनों चीज़ें बोलना चाहूँगा। पॉडकास्ट से पहले मैं सोच रहा था, आपको बताया भी कि मैं सोच रहा था कि आपको थैंक यू बोलूँ या सॉरी बोलूँ, फिर मुझे लगा कि शायद कुछ शब्द नहीं है। आपने जो देश के लिए किया सबकी तरफ से, शायद हम कुछ दे तो नहीं सकते, पर अपना प्यार और आपकी ब्लेसिंग्स पूरे देश के जितने जवान हैं, नौजवान हैं, उन तक पहुँचे और आप एक इंस्पिरेशन के स्तोत्र आने वाली पीढ़ी के लिए बने। इसी उम्मीद के साथ आपको सर थैंक यू बोलना चाहूँगा अगेन। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद राघव जी। मैं यही कहना चाहूँगा अभी कि अभी भी बहुत कुछ देश को देना बाकी है। लगा हुआ हूँ, जितना हो सकेगा उतना देश के लिए करूँगा। जय हिंद, जय भारत। आज का पूरा शो देखने के लिए दिल से शुक्रिया। एपिसोड कैसा था मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें, क्योंकि सुपर टॉक्स एक मूवमेंट है जो हमारे देश का भविष्य उज्जवल बना रहा है। जय हिंद।